नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक कह सकते हैं काफी प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियत पर गौर कर रहे हैं, जॉन बी वॉटसन। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम वॉटसन के विचारों और उनकी जिंदगी की एक तरह से पड़ताल करेंगे। उन्हें अक्सर व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल वॉटसन के इसी व्यवहारवाद पर, उनके सबसे चर्चित शायद सबसे कुख्यात प्रयोग लिटिल एल्बर्ट पर, हाँ वो वाला, और कैसे उनके काम और निजी जीवन एक दूसरे से जुड़े थे, इसी पर केंद्रित रहेगी। हमारा मकसद है स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर वॉटसन के असर और उनके विवादास्पद पहलुओं को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो वॉटसन का सबसे बड़ा आइडिया था व्यवहारवाद। राइट। उनका मानना था कि मनोविज्ञान को सिर्फ उसी व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं। हाँ, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिल्कुल, ना कि मन या चेतना जैसी चीजों पर जिन्हें सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता। सिर्फ वो देखो जो लोग करते हैं, ये मत सोचो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सही कहा। उन्होंने 1913 में अपना मशहूर व्यवहारवादी घोषणा पत्र भी पेश किया। हाँ, और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तब मनोविज्ञान ज्यादातर आत्मनिरीक्षण यानी अपने अंदर झांकने पर जोर देता था। अच्छा। वॉटसन इसे एक पक्का विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसका लक्ष्य हो व्यवहार की भविष्यवाणी करना और उसे नियंत्रित करना। बिल्कुल, जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान करते हैं। एक तरह से ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश। एग्जैक्टली। और यहीं पर लिटिल एल्बर्ट का किस्सा सामने आता है, शायद उनका सबसे मशहूर और विवादास्पद काम। हाँ, ये तो है। वॉटसन और उनकी सहयोगी रोजाली रेना, उन्होंने एल्बर्ट नाम के एक छोटे बच्चे पर प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे डर जैसी भावना सिखाई जा सकती है, कंडीशन की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। पहले बच्चा सफेद चूहे से नहीं डरता था, लेकिन जब भी चूहा आता जोर की डरावनी आवाज की जाती। कुछ ही समय में बच्चा सिर्फ चूहे को देखकर ही डरने लगा। और इस प्रयोग ने ये दिखाया कि हमारी कई भावनाएं शायद सीखी हुई होती हैं, पैदाइशी नहीं। लेकिन इसके साथ ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े हुए। हाँ, वो तो है। स्रोतों के मुताबिक एल्बर्ट के मन में जो डर बैठाया गया था, उसे कभी डीकंडीशन नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। ओहो। और उसकी असली पहचान भी सालों तक एक राज ही रही। इस पर अलग अलग दावे भी किए जाते रहे हैं कि वो डगलस मेरिट थे या विलियम एल्बर्ट मार्टिन। तो ये चीजें प्रयोग पर सवाल उठाती हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये भी है कि वॉटसन का करियर कैसे बदला। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में रोजाली रेनर के साथ उनके संबंधों के चलते जो स्कैंडल हुआ, उसके बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और इसके बाद वो सीधे विज्ञापन की दुनिया में चले गए। हाँ, और वहाँ भी बहुत कामयाब रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है। उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, खासकर भावनाओं को जगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल विज्ञापन में किया। अच्छा, कैसे? जैसे किसी उत्पाद के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करना। उन्होंने बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च जैसी तकनीकों पर भी जोर दिया। एक तरह से उन्होंने इंसानी व्यवहारों को समझने के अपने ज्ञान को बेचने की कला में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो बाहरी व्यवहार को वैज्ञानिक तरीकों से नियंत्रित करने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर जो विचार थे वो काफी सख्त और भावनाओं से रहित बताए जाते हैं। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि वो बच्चों को गले लगाने या चूमने जैसी चीजों के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे बच्चे बिगड़ते हैं। ये तो काफी अजीब है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास दुखद भी है। उनके इस रवैये का उनके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसमें डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी शामिल हैं। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये सवाल उठता है कि व्यवहार को समझने वाला इतना बड़ा विद्वान अपने ही घर में भावनाओं के महत्व को कैसे नजरअंदाज कर गया। सच में। अच्छा, वॉटसन के बाद भी तो व्यवहारवाद आगे बढ़ा ना, जैसे B.F. स्किनर। हाँ बिल्कुल, वॉटसन के विचार प्रभावशाली थे, लेकिन बाद के व्यवहारवादी जैसे B.F. स्किनर उनसे थोड़े अलग थे। कैसे अलग थे? देखिए, वॉटसन का ध्यान मुख्य रूप से बाहरी घटना यानी उद्दीपन और प्रतिक्रिया के सीधे संबंध पर था, जिसे SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन कहते हैं। अच्छा। जबकि स्किनर ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि व्यवहार के परिणाम क्या होते हैं, मतलब इनाम या सजा का उस व्यवहार पर क्या असर पड़ता है।
हाँ, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। बिल्कुल, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। स्किनर के मुताबिक हम वो व्यवहार दोहराते हैं जिसके अच्छे नतीजे मिलते हैं और उससे बचते हैं जिसके बुरे नतीजे होते हैं। ये वॉटसन के क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल से एक कदम आगे था। व्यवहार को समझने की एक और परत जोड़ता था। सही कहा। तो कुल मिलाकर जॉन बी वॉटसन ने मनोविज्ञान की दिशा बदली। इसमें कोई शक नहीं, उसे अवलोकन योग्य व्यवहार पर केंद्रित किया। हाँ। लिटिल एल्बर्ट जैसे प्रयोगों ने दिखाया कि हमारी भावनाएं और आदतें कैसे सीखी जा सकती हैं, मतलब कंडीशन की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन उनकी विरासत कह सकते हैं जटिल है। वो एक प्रभावशाली वैज्ञानिक थे, एक सफल एडमैन भी बने, पर उनके निजी जीवन और कुछ विचार, जैसा हमने देखा, गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। उनका एसआर व्यवहारवाद महत्वपूर्ण था, पर अधूरा भी। स्किनर जैसे लोगों ने इसे और विकसित किया, दिखाया कि व्यवहार सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं का नतीजा नहीं, बल्कि उसके परिणामों से भी गहराई से प्रभावित होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हमारी अपनी रोजमर्रा की कितनी भावनाएं, आदतें या शायद डर भी अनजाने में इसी तरह सीखे या कंडीशन्ड किए गए हों, जिनके बारे में हमें एहसास तक ना हो। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत कुछ शायद सतह के नीचे चल रहा होता है। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।